नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का किस प्रकार से दुष्प्रभाव एक शहर और शहर से भी बाहर पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो औद्योगिकरण की अब राह किस प्रकार से शुरू होती है, तो हम सीधा पहुंच जाते हैं औद्योगिक क्रांति। जिस प्रकार से यूरोप में पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति का काल आया, विश्व में नई नई मशीनें निर्मित होने लगी, या इससे भी पूर्व चले जाए तो हम मानव भूगोल की विभिन्न जो विशेषताएं हैं, विभिन्न जो स्कूल्स है, उसके अंतर्गत हम नियतिवाद की बात करें और नियतिवाद के ठीक बाद जब हम संभववाद की बात करते हैं, जब मनुष्य के मस्तिष्क में आ गया कि हर प्रकार से प्रकृति पर विजय पाई जा सकती है, और उसी से शुरुआत होती है संभववाद की। और उसने प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश में अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित किया है कि वह हर प्रकार से हमारे चारों तरफ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और इसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो औद्योगिकरण का रहता है, क्योंकि इसी से शहरीकरण, इसी से नगरीकरण और विभिन्न प्रकार की प्रदूषण की जो समस्या है यहीं से उत्पन्न होती है। चलिए पढ़ते हैं औद्योगिकरण किस प्रकार से पर्यावरण का ह्रास करता है। पर्यावरण पर औद्योगिकरण के प्रभाव की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक विकास की दौर प्रारंभ हुआ। यूरोप और अमेरिका जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित करने या विकसित होने की दौड़ में अपने आप को झोंक दिया। सर्वप्रथम इंग्लैंड में, उसके बाद यूरोपियन देशों में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और धीरे धीरे करते हुए विश्व के अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई, क्योंकि ये विकास का प्रतीक एवं राष्ट्रीय प्रगति के आधार बन गए। यानी उस समय यह माना जाने लगा कि जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितना ज़्यादा समुन्नत होगा, वह देश उतना ही ज़्यादा मजबूत शक्ति के रूप में पहचान रखेगा। फिर इसके साथ ही जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें ज़्यादा, हमारी जो मांग थी उस मांग की आपूर्ति के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता थी, और इसी के अनुरूप औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे उस समय तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त की, हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं, हमारी मांग की पूर्ति हमें प्राप्त होने लगी। लेकिन हमने कभी नहीं जाना था कि धीरे धीरे ये जो समस्याएं हैं वह एक विकराल रूप धारण कर लेगी। प्रारंभ में उद्योगों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं बहुत अच्छा लगता था कि हम उस धुएं के बीच अपने विकास को देखते थे और ये मानते थे कि ये जो धुआं है, ये धुआं जो है वह रंग बिरंगे बादल बनेंगे और इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। फिर इसके साथ साथ औद्योगिक अपशिष्टों से जो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण फैलने लगा। उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों को अनेक प्रकार की घातक बीमारियों ने घेर लिया। तब मनुष्य को कहीं न कहीं समझ में आया कि हाँ, हमने कुछ न कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो प्रकृति के अंदर हमें नहीं किए जाने चाहिए थे। औद्योगिक विकास के चक्र में प्रकृति पिसती जा रही थी, मानव शुद्ध वायु और जल के लिए तरस रहा था। औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण अवकर्षण यानी डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट की चपेट में विकसित और विकासशील दोनों ही जो देश थे इस होड़ में लगे हुए थे कि हम किस प्रकार से अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में विकसित करें। और इस प्रकार से हमने पारिस्थितिकी संकट का एक मुख्य कारण के रूप में इस औद्योगिकरण को स्थापित कर दिया। औद्योगिकरण के प्रभाव या दुष्प्रभाव को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम अभी वर्तमान की परिस्थितियों पर अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार से जो कोविड-19 की जो सिचुएशन हो रखी है, तो कोविड-19 की जो सिचुएशंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस वायरस का जो प्रभाव है वो उन क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा रहा है जो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी वर्तमान के अंतर्गत देखें कि ऑक्सीजन की कमी से पूरा का पूरा देश जूझ रहा है, और इसी ऑक्सीजन की कमी को करने में, यानी प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए थी, उस ऑक्सीजन को कम करने में सबसे बड़ा योगदान जो रहता है वह इसी औद्योगिकरण को माना जा सकता है। इस प्रकार से ये जो जितने भी जो हमारे जो बड़े बड़े जो शहर है, ये प्रदूषण के गुंबद यानी डोम ऑफ पॉल्यूशंस के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। विश्व में उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष लगभग 10 अरब टन और विभिन्न प्रकार के अयस्क व ईंधन का प्रयोग होता है। कभी हमने ये कभी सोचने का प्रयास नहीं किया कि इन उद्योगों में जो प्रयुक्त होने वाला ये जो अयस्क है, ये जो ईंधन है, वो कहाँ से आता है।
तो हम इन उद्योगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम हमारी प्रकृति पर अनावश्यक भार ढा रहे हैं। हम अपनी वसुंधरा को खोद खोद कर उसमें से, उसके गर्भ में से इन खनिज पदार्थों को निकाल रहे हैं। लगभग 5 करोड़ टन से अधिक संश्लेषित यानी सिंथेटिक जो पदार्थ होते हैं वो उत्पादित किए जाते हैं। 50 करोड़ टन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तथा लगभग 40 लाख टन रासायनिक कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं। इन सभी की जो निर्माण प्रक्रिया है वह औद्योगिक संयंत्रों से होती है और आधुनिक संयंत्रों से इनकी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उनके माध्यम से लगभग हर साल 30 अरब घन मीटर प्रदूषित जल, 25 करोड़ टन धूल और 7 करोड़ टन जहरीली गैसें निकलती हैं। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से भयंकर मात्रा में निकलते हुए इन अपशिष्टों का क्या होता होगा। ये पर्यावरण में घुलकर हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे कमज़ोर बना रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उपस्थित कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं जन्म ले रही हैं तथा साथ ही साथ मानवीय विकारों का भी धीरे धीरे जन्म हो रहा है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे कैंसर की बात करें या विभिन्न प्रकार के दूसरे रोगों की बात करें वह मनुष्य को घेर रहा है। अब औद्योगिकरण के प्रभाव को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि औद्योगिकरण जो बढ़ेगा तो औद्योगिकरण के बढ़ने के साथ साथ कौन कौन सी समस्याएं जन्म लेगी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जिस प्रकार से उद्योगों का विकास हो रहा है और उद्योगों में विभिन्न पदार्थों की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है, उन गैसों में महत्वपूर्ण योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है। यह वह गैस है जो हमारे वायुमंडल में घुलकर हमारे जैव तंत्र को, हमारे इको सिस्टम को, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थिति को पूरी तरफ से नुकसान देने लगी। इसी प्रकार से औद्योगिकरण का दूसरा दुष्परिणाम इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारा औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ हमारे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जैसी गैसें और विभिन्न प्रकार की कार्बन की जो अन्य जो गैसें हैं, कार्बन नाइट्रेट के जो ऑक्साइड्स है वो सभी वातावरण के अंदर घुल रहे हैं। और जब ये वातावरण के अंतर्गत घुलते हैं तो यहाँ की नमी के साथ क्रिया करके वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, H2SO4 का निर्माण करते हैं और गंधक के अम्ल में के रूप में जब ये धरातल पर गिरते हैं तो न केवल जीव जंतु बल्कि विभिन्न पेड़ पौधों को भी बहुत हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से अम्लीय वर्षा की जो उत्पत्ति होती है वह उसी औद्योगिकरण की देन के रूप में जाना जा सकता है। जिस प्रकार से इन हानिकारक गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल के अंदर बढ़ रही है तो पृथ्वी की ऊष्मा छतरी या जिसे रक्षा कवच के रूप में माना जाता है, ओजोन परत, ओजोन मंडल में पाई जाने वाली या फिर कहा जा सकता है कि ओजोन गैस की वह मात्रा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरातल की रक्षा करती है, तो कहीं न कहीं उसकी जो विरलता को बढ़ाने के अंतर्गत सबसे बड़ा जो योगदान है इन CFC गैसों, कार्बन फ्लोरीन एवं क्लोरीन जैसी गैसों का योगदान रहा है। ये औद्योगिकरण के बाद जीवों के समूह के संतुलन में बाधा उत्पन्न होने लगी है। जल स्रोतों का जल है वो पीने योग्य नहीं रहा है। इनके द्वारा छोड़े गए विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक है हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता को तो ख़त्म कर रही है तथा उसकी अम्लता और क्षारीयता में भी वृद्धि कर रहे हैं। इसी प्रकार से औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ ही कई सहक्रियाएँ भी साथ साथ चलती हैं। जैसे कि औद्योगिकरण होता है तो न केवल हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है बल्कि हमें विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए जंगलों को काटना पड़ता है। एक बेहतर परिवहन तंत्र हमें विकसित करना पड़ता है और इसके लिए हम वनों के क्षेत्र में निरंतर कमी करते आ रहे हैं। तो ये जैसी विभिन्न जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है और औद्योगिकरण जो एक विकास की रीढ़ के रूप में माना जाता रहा है वो धीरे धीरे एक संकट के रूप में सामने नजर आ रहा है। उद्योगों के संदलन, पिसाई, शुष्कन, भंजन, वाष्पन ये सभी जो क्रियाएं जो एक पदार्थ के साथ की जाती है एवं रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कण, गैस, धुआं आदि निष्कासित होता है। जो ये जिस विभिन्न प्रकार की जो एरोसोल्स होते हैं वो पर्यावरण में घुलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करता है। उद्योगों की प्रकृति, उसमें प्रयुक्त कच्चा माल, ऊर्जा, इन सभी से अलग अलग प्रकार का प्रदूषण होता है
कि अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हम कोयले को जलाएंगे। कोयले से निकलने वाला धुआं, कोयले से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के एरोसॉल्स तथा उन कोयले को प्राप्त करने के लिए हम खनिज खान को खोद कर इस प्रकार के उद्योगों, इस प्रकार के कच्चे माल को प्राप्त करेंगे। ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम परमाणु संसाधनों पर निर्भर रहेंगे। तो किसी न किसी प्रकार के रेडियो एक्टिव प्रदूषण के रूप में हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हो, दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। वायु प्रदूषण के अनेक कारक जैसे कि हाइड्रोजन के सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, फ्लोराइड, बेरिलियम, धूल, हाइड्रोकार्बन, ये जितने भी जो पदार्थ है जो हमें त्वरित खुशी तो देते हैं, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी घातक सिद्ध होते हैं। कुछ अत्यधिक विषैले पदार्थ जैसे कि जिंक, कैडमियम, पारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थों के रूप से निकलते रहते हैं और हमारे जल और हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। उद्योगों से यूएसए जैसे विकसित देशों का पर्यावरण भी इतना अधिक दूषित है कि अनेक नगरों में इस प्रकार की चेतावनी लगी है कि सावधान, अत्यधिक धुओं की स्थिति में कसरत ना करें तथा गहरी सांस न लें। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस लगे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने एयर क्वालिटी के इंडेक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वहाँ पर एयर जो है वह यानी सांस लेने युक्त योग्य भी अच्छा आपको वायु नहीं मिलता। इसी प्रकार से जापान के टोक्यो शहर में स्कूलों के बच्चों को प्रदूषण के बचाने के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मास्क, मुखेटे पहनने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर चाइना और आप जापान की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन के रेस्ट्रो लगे हुए हैं या फिर बोतल के अंतर्गत आपको फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, हर प्रकार की चीज़ें मुहैया कराई जाती है। यहाँ तक कि वहाँ के घरों के अंतर्गत एयर प्यूरिफायर के बिना आप नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की जो प्रकृति के खिलवाड़ के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है वो मानव सभ्यता को खतरे में पहुँचाने के लिए काफ़ी है। अनेक औद्योगिक नगरों में वायुमंडल में इतनी अधिक सल्फर डाइऑक्साइड मात्रा की उपस्थिति बढ़ जाती है कि वर्षा का जल सल्फ्यूरिक एसिड के अंतर्गत बदल जाता है। वहाँ की आमतौर पर कहा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ बारिश होना वहाँ पर एक आम स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के स्राव यानी जो कचरा वहाँ से निकाला जाता है और विभिन्न प्रकार के जो ठोस पदार्थ जो बच जाते हैं उन्हें जल के साथ बहा दिया जाता है, जो जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर आता है। इसी प्रकार से अन्य रासायनिक तत्व और उनसे मिले हुए विभिन्न प्रकार के जो विषैली पदार्थ हैं वह हमारी जलीय परिस्थिति को प्रभावित करते हैं। हमारे जल के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं, विभिन्न प्रकार के जीव प्लैंकटन यानी फाइटोप्लैंकटन्स, जू प्लैंकटन्स जो है वो प्रभावित होते हैं और इसके साथ साथ ही हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसको भी प्रभावित ये औद्योगिकरण करता है। उद्योगों के लिए अपशिष्टों का जो निस्तारण का जो प्रमुख जो फेवरेबल जो स्थान रहता है वो नदी के साथ ही रहता है, यानी जल स्रोत के अंतर्गत उन कचरे को बहा दिया जाता है। कहीं ऐसे नगर देख लीजिए जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें या कानपुर की बात करें तो कानपुर का सारा कचरा जो होता है वह गंगा नदी के अंदर बहा दिया जाता है और यमुना का जो सारा कचरा है वो यमुना, आगरा का जो संपूर्ण और दिल्ली का जो कचरा है वो पूरा यमुना नदी के अंतर्गत बहा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गंदगी है न केवल वहाँ की जल को दूषित करती है, वहाँ पर जलीय जीवों की जो विविधता है, उसकी जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसमें मिश्रित अम्ल, क्षार, लवण, तेल, वसा, अन्य विषैले पदार्थ जो होते हैं वह इन जल को प्रभावित करते हैं। अनेक उद्योग जैसे कि कागज उद्योग, चीनी, कपड़ा, चर्म यानी आपका लेदर उद्योग, शराब निर्माण का उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, खाद्य निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग, इन सभी उद्योगों में से बहुत हानिकारक पदार्थ जो हैं जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो यहाँ केवल हम जल प्रदूषण की बात नहीं कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं वह प्रदूषण इस प्रकार की समस्याओं के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि संपूर्ण विश्व में लगभग 5000 टन पारा प्रतिवर्ष पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के माध्यम से प्रविष्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। यह मानना भ्रामक होगा कि उद्योग जनित प्रदूषण अन्य प्रभावों से विकासशील देश मुक्त है। बिल्कुल भ्रामक है। ये सभी जगह पर इन देशों में जहाँ कहीं पर भी उद्योग विकसित हो रहे हैं उनमें प्रदूषण नियंत्रण की सुविधाओं के अभाव में वो काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपने पीक पर पहुंचने की स्थिति में है। साथ ही विकसित देशों द्वारा इन देशों को पुरानी प्रौद्योगिकी की निर्यात करने से भी अधिक प्रदूषण होता है। वो हमारे सामने यानी जो विकसित देश है वो उन्नत प्रकार की
जो तक टेक्निक्स है उसका हस्तांतरण विकासशील देशों को नहीं करते हैं, तो उसका भी दुष्परिणाम हम देखने को मिलता है। तो भारत में लगभग 4 दशकों से अगर बात करें तो पर्याप्त उद्योग विकसित हो रहे हैं। हम अपने आप को विकासशील से विकसित होने की दौड़ में लेकर जा रहे हैं, जो कि वायु, जल, भूमि हर प्रकार के प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। कहा जाता है कि मुंबई में 5000 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाई, इनमें से अधिकांश जो है मुंबई के चैम्बूर कटरौंबे में है। फलस्वरूप चैम्बूर मुंबई वासियों के लिए गैस चैम्बर बन गया है, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ पर इस गैस की घुटन के अंतर्गत सारे के सारे एक दिन मर जाएंगे। तो इस प्रकार से दिल्ली के अंतर्गत जो विकसित वनस्पति उद्योग, चर्म उद्योग, रसायन से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल्स है, उनसे मुंबई से बड़ा दुगना यहाँ पर पार्टिकल्स देखने को मिलता है। इसमें कलकत्ता के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड व धूल के कणों की मात्रा अत्यधिक देखने को मिलती है। अहमदाबाद, कानपुर औद्योगिक नगर सभी द्वारा वायुमंडल प्रदूषित होता रहा है। यही नहीं, औद्योगिक अपशिष्टों से गंगा, यमुना जैसी विशाल नदियां भी प्रदूषित हो चुकी है। औद्योगिकरण के कारण ही भारत में वनों का विनाश भी हो रहा है, यहाँ तक कि उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में भी इसके चपेट में आ चुका है। हिमालय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली जो आपदाएं हैं वो इसी बात का सूचक है कि वहाँ पर असंतुलन बढ़ चुका है। मानवीय गतिविधियों ने वहाँ के पर्यावरण को पूरा का पूरा प्रभावित किया है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इन सभी विवरण से हमें स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगिक विकास ने जहाँ अनेक अनेक साधन और सुविधाएं हमें प्रदान की है, लेकिन वहीं पारिस्थितिक तंत्र को इतना ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है जिसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि औद्योगिकरण हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन का जो डिप्लेशन हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हो, विभिन्न प्रकार की जो कह सकते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं जो अभी वर्तमान में उभर कर आ रही है, उन सभी समस्याओं के पीछे प्रमुख जो कारण रहा है वह औद्योगिकरण रहा है। इसमें हमारे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ मानसून की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। जीव समूह, वनस्पति, जल जीवों, फसलों पर भी इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारा जो इकोसिस्टम है वह उसकी सस्टेनेबिलिटी वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके संरक्षण के लिए समुचित व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास है वो अपेक्षित माने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण के डिग्रेडेशन या पर्यावरण के अवनयन के रूप में औद्योगिकीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये आपके औद्योगिकरण का चैप्टर रहा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या बनी रहती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद।